लिख तो ले आइयो। माई शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक है 1 1 1 1। 4 बार 1। दिन शुक्रवार, तारीख 3 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस के कोहली साहब, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यूपीए पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। आपका जो विषय है वो है अपने मन को जाने, नो योर माइंड। अब ज्यादा समझ लेते आदरणीय कोहली साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय कोहली साहब। नमस्कार। शेयर करने का देखिए, ओके। एक्चुअली आज का जो विषय है वो है अपने मन को जाने। ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। हर एक के मन में डिफरेंट कुछ न कुछ चलता ही रहता है और ये अनवरत चलता है, ये रुक नहीं सकता। उसका कारण क्या है कि जो भी सूर्य से हमें सिग्नल मिलता है वो चंद्रमा हमारा रिफ्लेक्ट करता है। सन से जो भी सिग्नल मिलता है मून जो है रिफ्लेक्ट करता है। और सन क्या है, चाहे उसे सोल कहिए, और चंद्रमा जो है उस अपने सोल 24/7 सिग्नल देता रहता है। और ये सोल क्यों सिग्नल देती है, उसका कारण यह है कि सोल के ऊपर एक कवरिंग आ गई है। जो हमने फिजिकल वर्क्स किए हैं उन उनकी कवरिंग है, और सोल चाहती है कि उसके ऊपर कोई कवर ना हो। तो इस स्थिति के लिए वो कवरिंग को हटाना चाहती है। तो सोल के ऊपर जो कुछ भी मॉड्यूलेट होकर के आ गया है, विकार कहिए चाहे कुछ भी कहिए चाहे कर्म कहिए, वो उसको हटाना चाहती है। अब सोल जो है वो एनर्जी है, वो अपने आप तो हटा नहीं सकता। तो कर्म तो हमारे जो है वो शरीर से हुए और मन से हुए। तो थॉट प्रोसेस से हुए और शरीर से हुए। तो उसके लिए हमें जो है वो कवरिंग हटाने के लिए शरीर यानी पंच तत्व से बना हुआ कोई भी ट्रांसड्यूसर जिसे बॉडी कहें, वो उसकी जरूरत है। तो सूर्य के जो सिग्नल्स हैं वो जो है पंच तत्वों से बनी हुई बॉडी के ऊपर जाते हैं, परंतु डायरेक्ट नहीं जाते। सूर्य का मटेरियल से कोई लेना देना नहीं। आत्मा जो है मटेरियल से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती है मून के थ्रू। अगर सूर्य जो है पुरुष है तो मून जो है प्रकृति है। सूर्य अगर शिव है तो मून पार्वती है। तो जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, जो फिजिकल फॉर्म में हम देखेंगे या मेंटल फॉर्म में देखेंगे सूर्य के सिग्नल्स को या बीज रूप को, वो सिर्फ हम देख सकते हैं चंद्रमा के थ्रू, मून के थ्रू। वही हमारे जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए जो है ये चंद्रमा से जो है पांच तत्व जो मिले होते हैं, तो ये पांच तत्वों से पांच तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब ये नहीं है कि खराब चीजें पैदा हुई। पांच तत्व हमारे जो आप जानते ही हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व जो हैं वो हर व्यक्ति के अंदर है। उनकी मात्रा अलग अलग है हर एक में, और उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अब फायर जो है, पहला एलिमेंट फायर है, उसको कंट्रोल करता है मार्स, मंगल। तो आपका मंगल जिस जगह पे होगा वो बताएगा आपने क्या करना है और मंगल जिस राशि में होगा वो बताएगा कि आपका मैनर ऑफ वर्किंग क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मंगल अगर मकर राशि में है और मंगल तीसरे भाव में बैठा है, तो तीसरा भाव जो है हमारे पराक्रम, एक्शन का हाउस है। तो यानी आपका पराक्रम होगा। तो आप पराक्रम के या कम्युनिकेशन के बारे में ही काम करेंगे ज्यादातर अग्नि तत्व से। पर मकर राशि होने की वजह से क्या होगा, भाई जिसके घर में बैठे हो उसकी बात तो माननी पड़ेगी आप। तो मकर जो है, मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि जो कहेगा मंगल को वही करना पड़ेगा। तो शनि जो है, सबसे पहली बात है कि शनि कर्म कारक है। वो कहेगा भैया हमारा हिसाब पहले करो, उसके बाद कहीं और जाना। तो वो जो है कर्म जो शनि से संबंधित भाव हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब इसी तरीके से और भी पांचों एलिमेंट्स की इस तरीके से बात आती है। अब
ज्योतिष में मेनली चार तत्व मानते हैं। पांचवा तत्व जो है स्पेस होता है। फायर, अर्थ, एयर और वाटर, ये चार तत्व हमारे ज्योतिष में है। पांचवा तत्व है स्पेस, जो हर जगह है, जो जिसका मालिक बृहस्पति है। तो अब उस तरीके से आप ये देखिए कि मून हमारा जो है वाटर है, जल है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है मून। और मून जो है वो फ्लो करता है, जैसे जल फ्लो करता है ऊपर से नीचे, उसी तरीके से मून का मतलब फ्लो करना है। अब मून से आपके थॉट्स भी फ्लो कर सकते हैं, और अगर फिजिकल फॉर्म में कोई चीज आई तो वो भी फ्लो करेगी। मून इमोशंस भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो चीजें फ्लो करती हैं, जिन वो सारी चीजें मून से रिलेटेड है। अब मून जो है, अगर सिंपल वे से चलेंगे, तो मून जो है, जैसे समुद्र को आप देखिए एक बार, तो क्या है कि अगर हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें हलचल अगर कहीं नहीं है, तो ये पीस की स्थिति है, शांत स्थिति है। यहां कोई कर्म नहीं हो रहा है। पेंडुलम की तरफ देखिए, अगर पेंडुलम को हम यहां से यहां छोड़ दें, तो ये धीरे 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 करते करते और यहां रुक जाएगा। यही जीवन है। स्टार्ट हुआ सोल से, और ये करते 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 धीरे धीरे यहां समाप्त हो गया। जहां पर ये स्थिर हो गया, जहां पर इसकी गति शून्य हो गई, वही जो है फिजिकल डेथ मानी जाती है। वही हमारी फिजिकल डेथ है। तो मून का जो कार्य है, वो मून जिसके साथ रहता है, उसके तरह से तरह तरह के उसके अंदर विकार उत्पन्न होने शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कि मून अगर पानी का है कारक, तो पानी के साथ अगर वो मिल जाए, वाटरी चीजों के साथ मिल जाए, तो बहुत ज्यादा फ्लो होगा, इमोशन बहुत बढ़ जाती है। अगर पानी में एयर का फ्लो हो, तो क्या होगा, पानी जो है वो तरंगे देगा। जब एयर अगर बहुत तेज तूफान चले, तो जल में क्या है, तरंगे उत्पन्न होंगी। तो ये जो है मून जब अब एयर के साथ होता है, तो उसमें तरंग उत्पन्न होती है। अब ये फॉर एग्जाम्पल, ज्योतिष में क्या होगा कि मून जो है, चंद्रमा जहां बैठा है, और अगर उसकी राशि एयरी है, यानी एयर वाली राशियां तीन होती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन राशि में मून अगर होगा, तो क्या करेगा कि मून ये स्विंग करेगा, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है, और वो एक जगह स्थिर नहीं होती। तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर मूव करना शुरू कर। उसके बाद आती है तुला की राशि। तुला की राशि जो है वो संबंध स्थापित करने की राशि, सातवां भाव है वो, रिलेशनशिप का भाव है। तो अगर मून चंद्रमा तुला की राशि में है, तो इसका मतलब है कि वो जो है कभी इससे संबंध बनाएगा, कभी इससे संबंध बनाएगा, संबंध अपने चेंज करता चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर कुंभ राशि में मून है, तो कुंभ राशि जो है वो बहुत दूर सोचने वाली साइंटिफिक राशि है। तो वहां पर बैठे हुए जो चंद्रमा है, वो हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, और बहुत दूर तक सोचने की क्षमता देता है। इसी तरीके से हमारे फायर वाली राशियों में अगर आता है मून, फायर की राशियां कौन सी हैं, जिनमें अग्नि तत्व है, यानी 159, यानी मेष, सिंह और धनु। मेष राशि में अगर चंद्रमा बैठा है, तो आदमी चंचल है, एक जगह नहीं रुक सकता कभी भी। सिंह राशि में अगर बैठा है चंद्रमा, तो सिंह राशि का मालिक है सूर्य, यानी किंग है, किंग मालिक है। तो किंग के घर में जब क्वीन बैठी है, तो एट ईज है, बहुत अपने आराम से बैठे हुए हैं। और यही अगर धनु राशि में चंद्रमा है, तो धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, गुरुदेव। तो गुरु के यहां जब चंद्रमा जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो उसको कोई न कोई जरूरत पड़ गई, जो गुरु से ज्ञान लेने के लिए जा रहा है। इसीलिए जब भी धनु राशि का चंद्रमा है, तो ऐसे लोग जो हैं, वो सत्संग, रिलीजियस एक्टिविटीज, इन सब में ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं। और वो कोई न कोई गुरु की अपनी तलाश करते हैं। गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कहीं से भी ज्ञान मिले वो गुरु है, चाहे अपना स्वयं से हो, चाहे बुक्स से हो, चाहे सुनने से हो, किसी भी वे से हो, वो ज्ञान। अब यही चंद्रमा अगर पृथ्वी तत्व में आए, चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा में जल तत्व है मेनली,
निहित है जल तत्व। और किसी भी चीज को पृथ्वी से उत्पन्न करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती, सिंचन की आवश्यकता होती। अगर हम पृथ्वी तत्व से चंद्रमा मिल गया तो इसके मतलब कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ न कुछ सृजन होगा। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, या जितने भी आपके वनस्पतियां हैं, कोई न कोई चीज का प्रोडक्शन, बेसिकली वाटर जो मून है अर्थी साइन में होता है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन में आदमी बिजी बिजी है, वो मेटीरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा। अब कौन कौन सी ये राशियां हैं? वृष राशि है, और कन्या राशि है, और आपकी मकर राशि है। ये तीन राशियां आपकी पृथ्वी तत्व की हैं। अब इनमें अलग अलग इंपैक्ट्स हैं। वृष राशि में मून जो है वो सबसे उच्च का माना जाता है, यानी यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति, चंद्रमा, ये कहीं न कहीं से बहुत स्टोर्ड उसको मिलती हैं चीजें, और उसे अब कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, मटेरियल बहुत इजीली वो उसे मिल जाता है। अब यही जो है कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठा है, तो कन्या राशि बेसिकली राशि है कन्फ्लिक्ट की, जिसे कहें विघ्नहर्ता, यानी गणेश जी की राशि है, तो विघ्नहर्ता की है। तो वहां मिलेगा जरूर, परंतु विघ्न पड़ेगा, और उसको पार करोगे तभी जो आपको कोई मटेरियल सक्सेस होगी। यानी वो राशि कंपटीशन की भी राशि है, वो कन्फ्लिक्ट की राशि है, इसलिए वहां पर आपने प्रयास करके ही कुछ पाना है, ऐसे नहीं मिलेगा। और मकर राशि में जब चंद्रमा होता है, तो उस राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि मकर राशि की क्वालिटी यह है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कई आप अटेम्प्ट करेंगे तब आपको कुछ मिलेगा। आप जाएंगे फिर गिरेंगे, जाएंगे फिर गिरेंगे, और अल्टीमेटली आपको लेट सक्सेस मिलेगी। तो पर चीज मिलेगी जरूर, वो डिनाई नहीं करता पर डिले करता है। तो ये जो है प्रभाव इसके हैं। फिर जो है ग्रहों की आपस में संगति होती है। चंद्रमा के साथ मंगल हो जाए अगर कहीं मिला हुआ है हॉरोस्कोप में, तो क्या है, क्विक शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंपैक्ट, इनर टर्बुलेंस उसके अंदर होती है, शार्प इनर आई है, और इमोशनल पेनिट्रेशन है। चंद्र मंगल की युति कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में है तो आपको ये क्वालिटीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। किस मात्रा में मिलेंगी वो अलग बात है। मून और मरकरी, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टिपिकल कॉम्बिनेशन है। इट इज सपोज टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। मून हमारी इमोशन का कारक है, और मरकरी हमारे लॉजिक का कारक है। इमोशन और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं चलती। लॉजिक कहती है कि पहले एनालाइज कर लो और फिर जो है एक्शन लो। इमोशन कहती है कि हमें हमें जो इमोशन है हम इसका एक्शन करेंगे। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। मून जुपिटर जो है कॉम्बिनेशन है, ये गजकेसरी योग बनाता है, और नॉलेज और इसमें डीप मेडिटेशन में लोग जाते हैं। मून और वीनस जो है, ये क्या है कि मदरली इमोशन है। कहीं पर भी आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा और शुक्र एक साथ हैं, तो इसके मतलब है कि आपकी स्पाउस जो है वो आपकी मदर की तरह ट्रीट कर होगी, वो मदरली ट्रीटमेंट देगी आप। मून और शनि हो तो शनि जो है वो अपना डिफिकल्टीज का कारक है, दुख का कारक है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और शनि जो है वो नीचे ले जाता है, लोअर करता है। तो इसके मतलब ये जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आदमी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है, डिसिप्लिन्ड रहता है, और उसके डिप्रेसिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो जितने भी जो केसेस डिप्रेशन के हैं उनमें मून और शनि, चंद्र और शनि की युति निश्चित रूप से है। और अगर इसी के साथ में आपका बुध और शनि भी आ जाए तो ये समझिए कि बहुत से मेंटल बीमारियों का कारण बन जाता है। मून और केतु, केतु क्या कहता है? केतु ये कहता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। केतु अपने पास्ट में ही घूमता रहता है, बंजारा है, वो अपने पास्ट में ही घूमता है। और चंद्रमा यहाँ है, तो ऐसे व्यक्ति का जहां चंद्र और केतु आपस में हो तो वो अपनी एनवायरमेंट से कटा हुआ अपनी मस्ती में रहता है, और उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो अब ये ध्यान नहीं देता है कि कपड़े भी वो ऐसे पहनेगा, फटे पुराने से पहन लेगा, और बंजारों की तरह वो बिहेव करेगा।
अब आपको मैं आज जो है बेसिकली दो हॉरोस्कोप्स में प्रैक्टिकली बताऊंगा कि देख करके कि इसमें से आप इसके मन को जाने। ये एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप है और इसके मन को हमने स्टडी करना है कि ये इसका मन क्या चाहता है और मन क्या कर रहा है। सबसे पहले अगर किसी के हॉरोस्कोप को हमें देखना है मन की दृष्टि से, तो सबसे पहले आप देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। पहले भी बता चुके हैं, ये 12 भाव हैं और हर भाव के अलग अलग कार्य होते हैं। चंद्रमा यहां पर बैठा है तीसरे स्थान पे, 1 2 3 तीसरे स्थान पे चंद्रमा है, मून चंद्रमा है। तो तीसरा स्थान किसका है? पराक्रम का है, भाई बहनों का है और कम्युनिकेशन का मेनली। तो चंद्रमा यहां पर बैठा है, इसके मतलब है इसका मन जो है इन्हीं चीजों पे लगा है। ये इसके जो थॉट्स हैं वो मैक्सिमम इस हाउस के जो जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं उन्हीं में ध्यान लगा रहता है। और इसका तीसरा भाव का एक और है, स्टूडियस अगर है तो इसमें डिजायर टू लर्न, जो अपने को जानने की डिजायर टू नो इसके अंदर बहुत। दूसरा इसका हम देखते हैं साइन क्या है। साइन जो है ये है विर्गो, यानी कन्या राशि है। यानी जो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड चीजें हैं उन पे इसका ध्यान बहुत रहता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे होगा। ये पजल्ड रहता है इस मामले में कि ये प्रॉब्लम है हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम है हम कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में ये देखिए कि ये चंद्रमा आया कहां से। सबसे पहली बात है कि हर ग्रह के एक एक राशि है और चंद्रमा और सूर्य की एक एक राशि है और बाकी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। तो चंद्रमा जो है उसकी राशि है कर्क, यानी लग्न से आया है। तो लग्न जो है बॉडी और ब्रेन इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी उसका बॉडी और ब्रेन इन दो चीजों में ही उलझा हुआ है। बॉडी और ब्रेन दोनों ही इन्वॉल्व हैं कि किसकी कॉन्फ्लिक्ट को, किसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें और क्या करें। और वो जो है इसी चीजों की बातें करेगा आपस में। जब भी कम्युनिकेशन का साइन है ना ये तीसरा हाउस, तो जो भी दो उससे जो बात करेंगे वो इसी चीजों की बात करेगा कि भाई इसकी इसको ये प्रॉब्लम थी हमने ऐसे कर दिया, इसको ये प्रॉब्लम थी हमने ये सॉल्व कर दिया। उसके बाद में आप देखिए कि केतु इसके साथ है। तो केतु इरेटिक होता है, जिग जैग, कभी ये बात करेगा कभी वो बात करेगा कभी इधर बात करेगा, मतलब एक स्थिर बात नहीं करता। तो इसका माइंड जो है बहुत परटर्ब्ड, और इस मामले में परटर्ब्ड है कि एक जगह पर स्थिर नहीं है। दूसरा लोगों की कन्फ्लिक्ट के बारे में ही हमेशा सोचते रहना, ये उसका वो है। और इसके बाद आता है नक्षत्र। नक्षत्र हम देखते हैं इसका चंद्रमा का, तो नक्षत्र क्या है? तो वो नक्षत्र बताता है कि उसके अंदर जो उसमें क्या फ्लो कर रहा है। तो नक्षत्र इसका पूर्वा फाल्गुनी है, तो ये बताता है उसका सूर्य जो है वो है। तो ये परिवार के बारे में ही, सूर्य जो है दूसरे भाव में बैठा है राशि, इसके मतलब परिवार के बारे में ही ये सारा बहुत कुछ सोचता है। तो एक सिर्फ हारोस्कोप से 9 पॉइंट्स हैं ये। तो इन 9 पॉइंट्स में आप देखिए कि एक पूरी उसकी जो है एनालिसिस आ जाती है कि इसके माइंड में चल क्या रहा और इसकी जरूरत क्यों है। देखिए जब भी हम आपने चाहे कोई बच्चे हों चाहे कोई हो, जब हम जाते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है और बच्चे का क्या करें, तो हम सबसे पहले उसके माइंड को स्टडी करते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ उतना पोर्शन देखता है जो क्वेरीज देगा, उससे क्वेरी करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा आउटर वे से, वो जान सकता है। परंतु साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत डीप इनर जाने की तह तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि डीप इनर तह जो है वो आपका हॉरोस्कोप बता देता है कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर यही केतु की जगह यहाँ राहु बैठा होता तो ये समझ लीजिए कि इस राहु जो है वो विष है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में क्या है? विष कुंभम पयो मुखम, ऊपर दूध है और नीचे विष है। ऊपर दूध दूध रखा हुआ है, नीचे विष है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। दूसरा ये हॉरोस्कोप दूसरा है। तो आज का एक्चुअली जर्नी हमारी काफी शॉर्ट रहेगी उस मामले में, पर यह है कि हम
ये मेन पर्पज ये है कि हम ये बताना चाहते थे कि आप हारोस्कोप से किसी के मन को पूरा डिकोड कर सकते हैं, बेसिकली डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है तीसरे भाव में है, इसके मतलब है कि डिजायर टू नो इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा है। और चंद्रमा जो है कुंभ राशि में बैठा है, तो कुंभ राशि जो है वो एक साइंटिफिक राशि है, और ये साइंटिफिकली इंक्लाइंड पर्सन है, और ये जो है बहुत सी चीजें सोचता है। दूसरा, चंद्रमा जो है आया कहाँ से? ये कैंसर साइन जो है अष्टम भाव, अष्टम भाव है रिसर्च का, तो ये रिसर्च माइंडेड पर्सन है। और इस तरीके से आप ये देखिए कि इस चंद्रमा को देख कौन रहा है? कोई नहीं देख रहा है। इस चंद्रमा के दोनों तरफ पड़ोसी कौन कौन से हैं? एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सूर्य है, दोनों ही पाप ग्रह माने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है, ये हमेशा इसका बिजी माइंड है और फ्लोइंग माइंड है, ये शांत माइंड नहीं है। देखिए, चंद्रमा जब भी आपकी स्थिर राशियों में होगा तभी आपका मन स्थिर हो पाता है। स्थिर राशियां हैं 2, 6, 10, उनमें दो सबसे अच्छी राशि है, जिसमें दो राशि वृष की है, वृष राशि कहते हैं। और जैसे वृषभ होता है, आपका शिव का नंदी है, उसने कुछ सोचना नहीं है, उसमें समर्पण है। नंदी में समर्पण है, उसमें जो थॉट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का मन जिसको कुछ सोचना ही नहीं है और समर्पित कर देना है, वो सबसे सुखी मन, जो मन है, वो सबसे ज्यादा सुखी मन है। तो इसलिए वृष राशि का चंद्रमा सबसे अच्छा है, जो स्थिर राशि भी है और नंदी की राशि है, और उसके लिए ये सही है। तो अब आप आज जो है इस पे मैं बहुत ज्यादा तो एक्चुअली ये थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी ना कि एस्ट्रोलॉजी का से रिलेटेड ज्यादा है, तो उसमें समझने में वो आती है दिक्कत। तो मेरा ये कहना है कि अब आप कोई आज जो है प्रश्नोत्तरी पे ज्यादा ध्यान देंगे, और जिससे कि आप कोई डाउट है तो वो डाउट आप क्लियर कर लें। प्रश्नोत्तरी पे ही आज मैं विशेष ध्यान दूंगा, चलिए क्योंकि मेरे बताने से वो चीज नहीं आएगी जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन हटा लेते हैं सर अभी। हाँ, स्क्रीन हटा देते हैं, स्क्रीन स्क्रीन हटा देते हैं। चलिए सब, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हमारे आदरणीय श्याम कोहली साहब से। जो बंगलौर में है वहाँ पर ठंड कम है, यहाँ ठंड ज़्यादा है। हम्म। पर जब ये जैसे हॉरोस्कोप में मन के विषय में है, तो क्या हमें ऐसा अपनी हॉरोस्कोप हमें बना के या हमेशा रखनी चाहिए, ताकि हम लोग ये देखते रहें कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कैसे है। तो अगर आप एटलीस्ट हॉरोस्कोप सामने होगा, तो उस चंद्रमा हॉरोस्कोप की कई चीजें हैं। पहली चीज, उससे आपको भाव पता चल जाएगा कि किस हाउस में है, फिर उसकी राशि पता चल जाएगी, फिर उसका नक्षत्र पता चल जाएगा। ये हम्म। तीन चीजें आपको पूरा डिकोड कर देती हैं कि आपका मन की अंदर क्या चल रहा है, और ये समय के साथ बदलता है, और हम्म। साथ में इसके दशा अंतर्दशा। ये आपके जी। चौथा वेक्टर है। तो चार वेक्टर ये आपके हैं जिनसे आप डिकोड कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे कौन कौन सी, आप कह सकते हैं अगले 3 साल बाद हमारे मन में क्या क्वेश्चंस आएंगे, हमारे मन में क्या उपजेगा, या क्या परिस्थितियां होंगी। तो ये चीज जो है वो बगैर हॉरोस्कोप के तो नहीं बता सकते। हम्म। तो इसका मतलब अपनी हेरोस्कोप थोड़ी बना के रखनी चाहिए अपने पास दिमाग में। अब तो जैसे मोस्टली मेरा रखते ही चंद्रमा जो है, हैं। जैसे मोस्टली चंद्रमा तो मेरा रखते ही लगन है। में है, मेरा जी। चंद्रमा लगन में है, हाँ। और तुला उसका वो है। अ, तुला है तो तुला का मतलब होता है कि बैलेंस, बस। तराजू। हम्म। मतलब एक तरफ ये चीज, एक तरफ ये चीज, हम्म। यानी एक तरफ ये हमारा स्टेटमेंट, एक तरफ दूसरा स्टेटमेंट, और उन दोनों को कंपेयर करके ही जो है तराजू से बराबर बराबर करते हैं। तो यानी ऐसा काम, चाहे जैसे लॉ का काम है, वो भी तराजू ही है।
आपका जो है वे करना है कि ये स्टेटमेंट, फिर ये स्टेटमेंट, उसका काउंटर, ये काउंटर, ये काउंटर एफिडेविट और ये एफिडेविट। ये आपको जिंदगी में बैलेंस करने के लिए ही आपका मन जो है हमेशा बैलेंस की स्थिति में रहता है, बैलेंस करने में ही लगा रहता है। और वो कितना क्विकली करता है वो उसकी शार्पनेस पे डिपेंड करेगा हम्म। कि चंद्रमा की कितनी पावर है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो यानी आप काफी हद तक प्रोफेशन भी आपका चंद्रमा से निकल जाता है कि आपका प्रोफेशन किस फील्ड में आपको एबिलिटी है। तो ये बता देता है आपका थॉट प्रोसेस से ही। देखिए, एक्शन तो थॉट के बाद ही एक्शन होगा ना। हम्म। तो आपका मन अगर जिस तरफ है, इसीलिए बच्चों के स्टूडेंट्स की जो स्टडी क्या करना चाहिए सब्जेक्ट्स, इसमें दो प्लैनेट्स का रोल बहुत मेन होता है। और दो से पता चलता है, एक मून मन उसका क्या कहता है और एक मरकरी उसकी बुद्धि क्या कहती है। एक्चुअली मरकरी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग चीज ये है कि मरकरी हमारा एंटीना है। बेसिकली हमारे पास नॉलेज कुछ नहीं है, हम सारी नॉलेज जो है वो स्पेस से लेते हैं, ब्रह्मांड से लेते हैं जिसे कहिए। और मरकरी जो है ये हमारा जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर है। ये जो होती थी पुराने जमाने में वो एक एंटीना की तरह काम करती थी। जैसे आप पुराने जमाने में आपने देखा होगा जो टीवी या दूरदर्शन वाले एंटीना होते थे उसी हम्म। तरीके के ये छोटी भी, और जो गांठ लगाते थे वो एंटीना एडजस्टमेंट होता था। तो वो उससे में ये पता चल जाता है कि आपको किस चीज में कौन से सिग्नल्स आपको वहां से मिल रहे हैं जिनको आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट की नॉलेज वही होती है जो आपको सिग्नल ऊपर से मिलता है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं जनरेट करें। लोग ये कहते हैं कि हमने इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंशन नहीं, सब कुछ डिस्कवरी है। सब कुछ डिस्कवरी है। सब कुछ ब्रह्मांड में ऑलरेडी वेदों के रूप में हावर कर रहा है। हम सिर्फ ट्यून कर करके उसको पकड़ लेते हैं। अब देखिए आज की डेट में जो एआई आ गई टेक्निक, तो अब देखिए शनि जो है इस वक्त एक्वेरियस साइन में है, साइंटिफिक साइन में है। इसके बाद में शनि जाएगा मई इसमें मई 25 में वो पाइसिस में मीन राशि में जाएगा। मीन राशि स्पेस की है, स्पेस की है और वाटर की है, समुद्र की है। तो जितनी भी डिस्कवरीज होंगी वो स्पेस और समुद्र के ऊपर जो से रिलेटेड होगी। तो ये नेचर ने साइकिल फिक्स कर रखा है कि अब उसके बाद क्या होगी। फिर वो आखिरी साइन है, उसके 2.5 साल बाद में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा तूफान सा आएगा। और उस तूफान के बाद में एक बहुत आग का गोला या एक ऐसा वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो, उसके बाद में फिर नए तरीके से नए इन्वेंशन शुरू होंगे। तो ये एक साइकिल है जो घूम रही है। आप चाहे पिछले उठा करके वर्ल्ड वार देख लीजिए, सेकंड, फर्स्ट देखिए 19 वाला, अब उसके बाद में 42 से देखिए। तो शनि के मूवमेंट के हिसाब से आप क्या करेंगे, पूरा मास है, शनि मास है। जो मासेस के बारे में या दुनिया में क्या होगा, इंडिविजुअल के लिए तो आपका हॉरोस्कोप है। पर दुनिया में जैसे कई बार अभी जो है प्लेन गया तो 100-150 मर गए एक साथ। तो वो आपको मासेस के साथ देखना पड़ेगा। अब ये तो कहिए कि सबके हॉरोस्कोप में लिखा था मरना। हम्म। तो इस हॉरोस्कोप के साथ साथ हम लोग योगिनी भी देखते हैं कि उसकी लाइफ में 64th नौमांश होता है जो अकस्मात मृत्यु देता है। वो उसकी दशा तो नहीं कभी आ रही है। अगर वो आ रही है तो फिर बाकी प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो दशा आ रही है तो उस वक्त व्यक्ति को कि उसे ये मिलेगा वो मिलेगा, जब वही नहीं होगा तो मिलेगा क्या। तो ये चीजें जो है वो दो तरीके की एस्ट्रोलॉजी होती है। एक इंडिविजुअल को देखते हैं और एक देखते हैं वो मासेस को देखते हैं, जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। और जिसकी बेसिस पे नास्ट्राडम और ये वो कई लोग अपना भविष्यवाणियां कर गए। जो भी कितनी सही गलत वो अलग बात है, परंतु वो उसी बेसिस पे करते हैं। तो इसमें एक चीज निकल कर आई कि क्या जो बच्चे जिस जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो कहीं उसकी हॉरोस्कोप को देख के समझ के चूज करना चाहिए, तो दैट ज्यादा उनको बेटर बिल्कुल, मिले। बिल्कुल, यही तो होता है। है बहुत ना? से हमने देखे हैं इंजीनियरिंग कर रहे करके
और वो जो है आज मिल्क बेच रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल है। हम्म, आपका जो है ये देखिए, बहुत सी कंपनियां हैं, स्टार्टअप ऐसी हैं जो हम्म, आईटी के इंजीनियर्स बहुत से फार्मिंग कर रहे हैं। हम्म, तो ये तो मतलब है कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर समय वो आता है दशा अंतरदशा, तो वो एक बार उछाल जरूर मार, आपके अंदर वो द्वंद होता है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप उस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। एक्शन के लिए हमारे हारोस्कोप जिम्मेवार नहीं है, हारोस्कोप सिर्फ आपको रूट बताते हैं, ये है, एक्शन आपके हाथ में है। तो इसीलिए करेक्टिव है, जो भी घटनाएं हैं वो सब करेक्ट की जा सकती हैं, एक्सेप्ट लाइफ एंड डेथ। इन दो को छोड़ करके और कुछ नहीं कर, आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। और गलतियां वही होती है जब हम मान के चलते हैं कि ये सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है। एस्ट्रोलॉजी चलिए, सब लोग डिटर्मिनिस्टिक अनम्यूट नहीं हैं, है। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आदरणीय श्याम कोहली साहब से। जी रंजना जी, आपका क्या सवाल है? आज की तारीख में ये बताइए कि हम अपना जीवन कैसे उन्नतिशील बनाएं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपकी लाइफ में परेशानी क्या आ रही है, उन्नति के लिए तरफ क्यों जरूरत है आपको, आपकी क्या प्रेजेंट स्थिति क्या से आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसके मतलब नहीं पहली नहीं, चीज ये है। बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो फिर उन्नति की क्या जरूरत है, हमें नहीं समझ। अगर सेटिस्फेक्शन देखिए, हर उन्नति की परिणति जो है वो हैप्पीनेस होती है। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, उसके बाद में आपके आत्मसंतुष्टि, ये अल्टीमेट एम है। चाहे मटेरियल मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, पर उसके बाद में आपको सिर्फ जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही सबसे अंतिम चीज है। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मटेरियल से नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेंटल स्थिति से है। तो मन अगर द्वंद नहीं कर रहा है, मन अगर विचलित नहीं हो रहा है या स्थिर है, तो आप बहुत हैप्पी हैं। और उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, कि उन्नति के लिए प्रयास की आवश्यकता है। और प्रयास जो है, उन्नति किस मार्ग पे जाना चाहते हैं, मटेरियल पे जाना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल पे जाना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड करिए लाइफ में कि अब हमें किस तरफ जाना है। तो उसके लिए ही प्रयास जो है आपको करना पड़ेगा। जो आप कर्म के लिए जो भी कर्म करेंगे, उसका कर्म फल बनेगा, ये तो है। वो तो भाई, छोड़ेगा नहीं किसी को भी नहीं छोड़ता वो। नहीं तो इस समय जो हम लोग की एज चल रही है, तो नेचुरली स्पिरिचुअल की तरफ ही सब जाएंगे, जो जिस नहीं तरह से नहीं, सब जुड़े हैं। ये बहुत गलत फहमी है। एज से आपके रुझान का जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। आशाराम बापू को देख लीजिए, एज क्या कम है। जी तो जी। एज से रुझान का कोई लिंक नहीं है तो एक्चुअली, और छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, कई अपने वो है, तो एज से इसका लेना देना नहीं है। आपके जी जी। मन स्थिति से लेना देना है, कि मन की हाँ। स्थिति वर्तमान में क्या है। तो उसके लिए आप अपने चंद्रमा को देखिए, और चंद्रमा को देखिए और आपकी दशा क्या चल रही है वो देखिए। चंद्रमा जो चार वेक्टर हमने बताए हैं, चंद्रमा चंद्रमा किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, और दशा अंतरदशा क्या चल रही है। इन चार चीजों के मंथन के बाद ही पता चलता है कि आपके लिए मार्ग आगे क्या है। अच्छा। बोलिए साहब, आज के समय में ना काफी लोग जो हैं, कई करोड़ लोग जो हैं, 5-6 करोड़ मान के चलिएगा, कि डिप्रेशन के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो उसका कारण वो क्या, मतलब बहुत ज्यादा जो है? बेसिक कारण क्या है हम्म, कि दो तीन चीजें हैं। एक तो हमारा जो है लाइफ स्टाइल ही गलत है। जब आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि आप खुद पांच तत्वों से बने हुए हैं। अब उन्हीं पांच तत्वों वाले ही माहौल में आप जाएंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अब क्या है कि आज की लाइफ जो है आर्टिफिशियल है। अब दूसरी बात यह है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अब आपका फूड जो है वो वैसा है, टाइम से खाना नहीं खाना है। हम्म, और फिर दूसरी बात यह है कि
ओवर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उछाल मारना है, कि हमें जो है वो बहुत जल्दी ये सब कर लेना है। तो क्विकली के लिए आप कोई भी रास्ता नहीं, क्विक के लिए जो है वो आपको जंप लगानी होगी, और जंप जो है वो राहु लगाता है, स्नेक की तरह कूद कूद के जाता है, और वो जो है वो आपको गिरा देगा। इसलिए प्रोग्रेस के लिए जब आप धीरे धीरे चलते हैं ना, तो आसपास की सारी चीजें सीन, आप मान लिया व्हीकल से जा रहे हैं, व्हीकल आपका बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है, तो आप रास्ते में सीन्स के बड़े आनंद लेते हैं, देखते जाते हैं सीन्स, आपको सब दिमाग में आ जाते हैं। और वही आप हाई स्पीड बुलेट से चले जाएंगे, साइड का कुछ नहीं आपको दिखेगा, आप स्टार्ट किए और डेस्टिनेशन पे पहुंचे, बीच में क्रैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये जो हाई स्पीड जो है, द स्पीड पे ब्रेकर लगानी है, अपनी नीड्स को कम करना है। सवाल यह है कि नीड्स जो है वो आपकी मिनिमम, देखिए ऐसा है कि मिनिमम बेसिक जो चाहिए इंसान को, उससे ज्यादा के लिए उछाल कर कर आ करके, और फिर उसके बाद में भी लिमिट तो है नहीं कहीं। तो जब ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके बाद पता चला कि वो नहीं, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ रहा है, वहां आपके डाइवोर्सेस हो जाते हैं लोगों में, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाती हैं तुरंत, हमें ये नहीं चाहिए, हम हमारे हिसाब से वो। तो ये गलत है, यही एक इसमें मेन रीजन। इसमें एक कारण ये भी नहीं कि आज के समय में बच्चे जो हैं एक या दो हो रहे हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो वो ज्यादा चीज को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कई जगह। पहले तो टाइम में काफी बच्चे 5-6 हो या 7-8 होते थे, मतलब। तो नहीं ये नहीं, भी तो एक कारण हो ऐसा सकता है है। कि अभी भी आप देखिए एक कम्युनिटी ऐसी है कि जहाँ 7-8 अभी भी चल रहे हैं, और वहां कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं है। नहीं, मैं मतलब कि ये वही, जब बच्चे को मिलता नहीं है ना, मतलब वो सब चीज अंधकार सा लगता है, मेरा मतलब ये कहने का है ना। उसके नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत वही ज्यादा जाते हैं ना, कई बार बहुत जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी सामर्थ्य को पहले पहचान लें, हम्म। कि आपकी सामर्थ्य क्या है। तो आप सामर्थ्य के से ज्यादा मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। हम्म। आपकी अपेक्षाएं ज्यादा हैं और आपकी शक्ति कम है, तो बूस्ट नहीं कर पाएंगे इतना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप वेरिएशन कर सकते हैं लाइफ में, एडजस्टमेंट, पर यह है कि बिल्कुल आप नहीं कि हमें ये चाहिए चाहिए। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ेगा लोगों को, तभी ये चीज सुधार आता है, ऐसे नहीं, नहीं आता। इसमें एक कारण ये भी नहीं है कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, जॉब प्रोफाइल कम हो गई है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं व्यक्ति में रहता देखिए होगा ना। वो तो, अब ऐसा है कि युगों को आप देखिए, सतयुग से आप शुरू करिए, दुनिया वर्ल्ड ब्रह्मांड में क्या थे, दो ही चीजें हैं, मैटर है और एनर्जी है। ठीक है, सतयुग में एनर्जी ही एनर्जी ज्यादा थी, मैटर बहुत कम था। उसका उदाहरण आप देखिए, लोग जो है वो यूं हाथ करते थे और मंत्र पढ़ते थे और चीज मटेरियल लाते थे, यानी अपनी एनर्जी से जो रिक्वायर्ड था वो मटेरियल ले लेते थे उतना। अब आप अगले युग में आ जाइए, त्रेता में आ जाइए, मटेरियल बढ़ता गया और कम होती चली। द्वापर में आइए, मटेरियल और बढ़ा, एनर्जी कम हुई। कलयुग में क्या है, अब मटेरियल बढ़ता जा रहा है, यानी पार्वती का अंश बढ़ रहा है, पुरुष और प्रकृति में पार्वती का अंश बढ़ता जा रहा है, और वो एनर्जी जो शिव की है वो कम होती जा रही है। और इसके बाद क्या होगा, फिर खत्म, फिर उसके बाद नया साइकिल। तो ये जो है, इट इज बेसिकली मैटर एनर्जी प्रिंसिपल। अब आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा हो। हम्म। आज कोई भी ऐसे यू एनर्जी से करके और यू नहीं बना दे रहा। ये काम सिर्फ वो संतों का था या ऋषियों का था। हम्म। तो आज के ऋषि जो है वो मेटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट है, वो नहीं है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड है। अब आप अभी देखिए एआई से क्या क्या बनेंगे। एआई से आपकी पूरी ट्रूप्स बना रहे हैं, आर्मी बन रही है, वो आर्टिफिशियली बच्चे पैदा करके, और वो लाखों करोड़ों में आर्मी तैयार करने के प्लान चल रहा है अमेरिका में, मस्क का, कि वहां पॉपुलेशन कम है ना, तो वो आर्मी तैयार कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियली तैयार करके बच्चे, वो लड़ेंगे, उनके जीन्स वगैरह में जो है
आर्मी के वो चेंज कर दे रहे हैं जीन्स उनकी। ये तो उनका प्लान चल ही रहा है और ट्रायल में चल रहा है अभी। चलिए साहब, और कोई किसी का प्रश्न है? नहीं तो फिर शेख साहब धन्यवाद को देंगे सर। एक आखिरी सवाल और है कोहली साहब कि जी जनरली लोग वक्त जो है ना एरो अपनी एस्ट्रोलॉजी में ये हॉरोस्कोप को दिखाने से बचते हैं। वो कुछ सोचते हैं कहीं अगर मुझे कोई नेगेटिव चीज बता दी तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दवाई खा रहा हूँ और उसको मैंने गूगल पर सर्च किया, इसके साइड इफेक्ट देख लिए, तो साइड इफेक्ट उसके ज्यादा दिमाग में रहते हैं। इस करके वो मतलब, तो क्या ये भी एक सत्य है? देखिए, ऐसा है कि इसमें दोनों गलती, जो ये हॉरोस्कोप दिखा रहा है उसकी कम है और जो हॉरोस्कोप देख रहा है उसकी ज्यादा है। एक पहले हमारे सिद्धांत होता है ज्योतिष में हमेशा कि कोई भी निगेटिव बात को डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा। मृत्यु की कोई भी घोषणा टाइम समय की नहीं की जाएगी। ये निषिद्ध है उसमें, ज्योतिष शास्त्र में साफ। दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप ट्विस्टेड लैंग्वेज से कहेंगे कि आप जो है इस समय ये सावधानियां थोड़ी रख लीजिए। आप किसी भी तरीके से देखिए, जो परेशान है वही तो हॉरोस्कोप लेके आएगा, और उस परेशान आदमी को और परेशान आप करके भेज दोगे तो आपने किया क्या? उसका तो और कबाड़ा किया ना। तो ये गलती, अच्छा वो उसका रीजन क्या है कि अब जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं ग्रीडी बहुत हो चुके हैं और नॉलेज उतनी है नहीं, सीधी सी बात है। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे जो है वो अपना इतने ऐड, किसी को ऐड देने की जरूरत पड़ती है क्या? अगर वो मतलब है कि अगर वो नहीं है तो ऐड की क्या जरूरत पड़ेगी किसी को? तो यहाँ तो सिर्फ जो है वो वही वर्ड है बस। अब 99%, हम तो देखा है 99% एस्ट्रोलॉजर्स का यही व्यू रहता है। एक आध परसेंट है जो ठीक है, और वो आपको ज्यादा दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो फेस दिखाने के लिए ज्यादा नहीं है, इधर उधर जाते हैं। वो आत्मंथन में ज्यादा है। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल और है कि इसके अंदर जो कहते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कहाँ तक कारगर होते हैं? मतलब देखिए, आपका ये। उपाय उपाय 30% कारगर होते हैं, पर वो उपाय बिल्कुल बेकार हैं जो आपने जबरदस्ती नग अंगूठियां और ये वो सब पहना करके बैठा दिया। वो उपाय काम बहुत रेयर वाले हैं। सबसे बड़ा उपाय होता है सेवा। आप हॉरोस्कोप में देखिए कि जैसे शनि छठे भाव में है किसी के, तो आप साफ बता देंगे कि छठा भाव है सर्वेंट्स का। शनि सर्वेंट होता है, छठा भाव होता है कन्फ्लिक्ट का। यानी आपका शनि छठे भाव में क्यों आया? इसके मतलब आपने पिछले जन्म में नौकरों के साथ में या सर्वेंट क्लासेस के साथ में बहुत कुछ अन्याय किया है। अब आप हजार जो है उपाय करके तेल चढ़ा लो, उड़द दाल चढ़ा लो, कुछ नहीं होना है। बेसिक चीज है कि आप इस जन्म में जितने भी वो सर्विस क्लास के हैं, चाहे मेड आपके यहाँ हो चाहे सर्वेंट हो जो डिजर्विंग हो, उनको उनकी जो भी सेवा कर सकते हो वो आप। सेवा इज द बेस्ट रेमेडी। इसके अलावा फिर आता है सेकंड नंबर पर आपका जो ग्रह खराब है उसके नक्षत्र का बीज मंत्र। वो आपकी मेंटेलिटी चेंज करेगा, और मेंटेलिटी से थॉट चेंज होंगे, थॉट से एक्शन चेंज होगा। बस ये दो उपाय हैं, ये जो है बेस्ट काम करते हैं। इसके अलावा अब एस्ट्रोलॉजर्स को मैं नहीं कह सकता, वो ज्वेलर्स से मिले होंगे तो अपना कहीं ना कहीं आपको तगड़ी अंगूठियां और ये पुखराज और ये वो पता नहीं क्या क्या पहना देंगे। नहीं, ये दोनों चीज तो समझ में आती हैं, क्योंकि जो आपने दोनों चीज बताई, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का एक बड़ा अच्छा थॉट था कि जिस प्रकार जी से समाज के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो भगवान के यहाँ भ्रष्टाचार कोई ना है कि साहब उस चीज को ये दीजिए, वो जितेन पैसा बंद लगाएंगे। करो पानी, बहुत देर भा लिया, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। चलिए सब, कोई किसी कोई प्रश्न नहीं है तो सब खोल के साथ धन्यवाद दीजिए जी। बहुत। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने, आपने मुझे अवसर दिया। आज श्री आदरणीय श्याम कोहली जी ने मन के ऊपर अपना उद्बोधन किया
और बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर, और ये बहुत ईमानदारी से इन्होंने उपाय बताए हैं और चारों युगों का उदाहरण दे के बता दिया कि अगर हम अपने एनर्जी को बढ़ाएंगे तो वो भी एक सोल्यूशन है हमारा। और बाकी 5 एलिमेंट हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं और वो आत्मा अपना रूप नहीं दे सकती, और मन के जो विकार है उसको दूर करने के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ानी है और मेटेरियलिस्ट को कम करना है। ये तो एक सोल्यूशन है ही। और बाकी एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएशन अगर अच्छी एसोसिएशन करेंगे तो उसका अच्छा असर पड़ेगा। और इन्होंने उपाय भी बता दिया, अगर आपके ग्रह गलत है, कमजोर है, खराब है, तो एक सेवा भाव बहुत ही अच्छा एलिमेंट बताया कि सेवा के जरिए आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। और दूसरे जो है चीजें, दूसरी चीजें छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, वो बीज मंत्र जो भी मिलता है, नाम का जाप करने से, मंत्र उच्चारण करने से उसका भी उपाय कर सकते हैं। और बड़ी ईमानदारी से इन्होंने उपाय बताए हैं। और मन को काबू करने के लिए इनके आज के उद्बोधन के लिए श्याम कोल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे विचार पेश करते हैं, बहुत सिंपल विचार पेश करते हैं और सबको मन को भाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नहीं शकील साहब, ये आज मैंने पहली बार देखा कि आदरणीय श्याम कोहली साहब ने जो उपाय बताए ना, वो उपाय हाँ बताए जो बड़े सिंपल और बड़े आसान है, मतलब, और जिसमें जी जी, वास्तव हाँ में उसी की आवश्यकता है। यानी कि सेवा का अगर मेरे अंदर भाव आएगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने अहंकार को गलाऊंगा ना, क्योंकि हाँ सेवा हर कोई नहीं कर सकता। जी जी, हाँ सेवा जी, का पहले भाव अहम तभी शून्य होगा। होना, धीरे धीरे अहम न्यून होगा, फिर अहम शून्य होगा, हाँ तभी आप होंगे। हाँ, और दूसरा, कोई भी मंत्र, कोई भी चीज है तो वो कहीं ना कहीं उसके मन को नियंत्रण करेगा, मतलब जो है। जी, हाँ जी, मन अजय को जी, 2 शब्द आप भी बोल दीजिएगा, आप भी, क्योंकि आप हमारे बीच में, क्योंकि यहाँ लोकल हैं हमारे यहाँ डॉक्टर अजय साहब। साउंड खोल लीजिएगा। डॉक्टर अजय हमारे ये साथ सर ने बोलने के बाद मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। बात ठीक है सर, तो मैं भी वही सिस्टम फॉलो करता हूँ। आप थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण कीजिए, उससे मन शांत होता है और हमारा प्रारब्ध भी कटता है। बाकी अंगूठी पहनने से कोई लाभ नहीं होता। आपके एक्शन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कर्म प्रधान है। कर्म करना बहुत आवश्यक है। मंत्रों का जाप इज द बेस्ट रेमेडी। और जो हमारा सनातन धर्म है, भैया सबकी इज्जत करो, सब किसी का दिल मत दुखाओ। ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को परेशानी हो। सारी बात ये है। बहुत आगे बढ़िया। अरुण जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना सबको देना, यूट्यूब पे लगाना, एक ये बहुत बड़ा काम है। और इतना सबको जोड़ के रखते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय AK शेख साहब, और विशेष रूप से डॉक्टर श्याम श्याम कोहली साहब को बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया? ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमारे पास समय ही नहीं होता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया विचार। बहुत अच्छा। ईश्वर ने हमको बहुत क्या बढ़िया दिया है वो सर, देखने का हमारे पास समय ही नहीं होता। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आइए 3 ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः